वेलकम टू भाई के बड़ाई सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ा। और भाई क्या हालचाल। आज मेरे भाई की जगह मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने। टेंशन ना लो, वो सही सलामत है, जिंदा है, मरा नहीं है। प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, अफसोस। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है द कोल्ड वॉर एरा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये चैप्टर तुमको अपनी एनसीईआरटी किताब में नहीं मिलेगा अनलेस तुम्हारे पास पुराना एडिशन हो। कहीं बाद में तुम ये चैप्टर ढूंढो और ना मिलने पर मुझे ले आओ कि पता नहीं कौन नया आदमी आया था, साला आउट ऑफ सिलेबस चीज़ पढ़ा गया। देखो भाई, ये चैप्टर तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है, तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये चैप्टर सीयूईटी के सिलेबस में है, तो सीयूईटी में नंबर लाने के लिए ये चैप्टर पढ़ा जा रहा है। मुझे पता है तुम में से कुछ तो ये वीडियो बंद करने वाले थे, तो करें चैप्टर का आगाज। द कोल्ड वॉर एरा। ये सुनकर दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि कोल्ड वॉर कौन सा वॉर था? तुम में से कुछ इंटेलेक्चुअल्स को लग रहा होगा ये किसी सर्दी में लड़ा गया युद्ध होगा, तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। कोल्ड वॉर क्या था एग्जैक्टली? ये समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। कैसे हुई? तुम उसके चांद से चेहरे को निहार रहे हो, तभी तुम्हारी उसकी नजरें हल्की हल्की मूंछों पर पड़ी। और तुम्हारे मुंह से मजाक में निकल गया, अबे मेरे से ज्यादा मूंछें तो तेरी आ रखी है। मत ही बोलना ऐसे, आएगा वरना उसका 6 नंबर का जूता उड़ते हुए। 2-3 साल तक सॉरी बोलना पड़ेगा, वो अलग। और जो भाई सिंगल है बाय चॉइस ऑफ गर्ल्स दे प्रपोज्ड। मान लो तुम्हारी अपनी लड़ाई किसी दोस्त से हो गई। एक ऑप्शन तो ये है कि तुम दोनों तुरंत हाथापाई करके एक दूसरे को कूट कर लड़ाई खत्म कर लो और फिर सब नॉर्मल, जो अक्सर लौंडा के बीच होता है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम दोनों हाथापाई ना करके एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत बंद कर दो, 4 लोगों में एक दूसरे की बुराई करो, प्लस किसी और की जब लड़ाई हो तो एक साइड ना देखो, दोनों अलग अलग जगह देखो, अलग अलग साइड। तो जो कोल्ड वॉर हुआ वो किसी लॉन्डो के बीच नहीं हुआ, वो 2 कंट्रीज के बीच हुआ। तो कौन थी वो 2 कंट्रीज? यूएसए और यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर्स एमर्ज हुए, यूएसए और यूएसएसआर। तुमने वो तो सुना ही होगा, 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। तो वही बात थी भाई, 2 सुपर पावर्स और एक वर्ल्ड। अब दोनों ही अपनी पावर और इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में बढ़ाना चाहते थे। दिक्कत ही यही है, सबको चौधरी बनना है। बात सिर्फ पावर की भी नहीं थी, बात आइडियोलॉजी की थी, विचारधारा। अमेरिका कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी का था और यूएसएसआर कम्युनिज्म का। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म सुनकर अगर तुम अपना सर खुजा रहे हो कि इन बड़े बड़े शब्दों का क्या मतलब है, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि हर इंसान को अपना बिजनेस खोलने की आज़ादी होती है। इसमें वो पैसा लगाता है, वर्कर्स हायर करता है और फिर प्रॉफिट कमाता है और वर्कर्स को उनकी दिहाड़ी दे देता है। कम्युनिज्म वालों का कहना होता है कि यार ये कैपिटलिज्म जो है बहुत एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, काम सारा वर्कर्स करते हैं और प्रॉफिट जो है वो बैठे बिठाए मालिक ले जाता है। इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है। कम्युनिज्म में प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती है, लैंड, बिजनेसेस, सब। और फिर लोगों की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें काम देती है। इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी नहीं होती, ना कोई ज्यादा अमीर होता ना कोई ज्यादा गरीब। पर फिर कम्युनिज्म में तुम्हारी लाइफ में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काफी रहती है, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मोटा मोटा यही डिफरेंस है दोनों में। अब ये दोनों बाकी छोटी कंट्रीज को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, तो वर्ल्ड में 2 अलायंसेस बन गए। कंट्रीज इन सुपर पावर्स के साथ ये सोचकर आ जाते हैं कि भाई इकोनॉमिक एड मिलेगी, वेपन्स मिलेंगे और सुपर पावर्स की प्रोटेक्शन मिलेगी। तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएसए के साथ थे, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया सोवियत यूनियन के साथ। इसलिए इन अलायंस का नाम वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस पड़ा। चाइना यूएसएसआर के साथ था क्योंकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, मतलब अब भी है। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ था क्योंकि यूके यूएसए के साथ था, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूके में जो मोनार्क है उसको अपना हेड ऑफ स्टेट मानती है।
तो सीयूटी में सवाल इसी पर आ सकता है कि ऑप्शन में 4 कंट्रीज दे रखी होंगी और पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी ईस्टर्न या वेस्टर्न अलायंस में थी। अब वेस्टर्न अलायंस ने 1949 में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इनिशियली 12 कंट्रीज थी। अब नेटो का पर्पस था क्या? अगर किसी नेटो मेंबर पर आर्म्ड अटैक हुआ तो बाकी नेटो कंट्रीज ये समझेंगी कि भाई उन पर भी आर्म्ड अटैक हुआ है। इसी को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने 1955 में वॉर्सो पैक्ट बनाया। दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर को 2 फायदे होते। पहला, उनके रिसोर्सेज मिलते जैसे ऑयल और मिनरल्स, और दूसरा उनकी टेरिटरी जहां से वो अपने वेपन्स या मिसाइल लॉन्च कर सके। हालांकि कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली अपनी आर्मीज के थ्रू कभी लड़े नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। पता है कि अगर वॉर हुआ तो चाहे कोई जीते, तबाह दोनों ने हो जाना है। 10-15 साल पहले टीवी पर एक कॉन्डम का ऐड आया करता था, मुकद्दर का सिकंदर। उनकी टैगलाइन थी, शायद तुमने देखा भी हो। अब तो ऐसी एड्स में सनी लियोन ही आती है, पर उस जमाने में भाई एक बहुत गंदी तूत का आदमी आया करता था। उस एड में वो किसी रोडीज टाइप गेम शो का होस्ट होता है और 2 कंटेस्टेंट होते हैं। वो उनसे पूछता है, क्या आप सेक्स करोगे? तब तो वो दोनों ठर की हाँ बोल देते हैं। फिर होस्ट कहता है, पर बिना कॉन्डम के। तब उनकी फट जाती है और फिर दोनों मना कर देते हैं। फिर होस्ट कहता है, समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए, जो समझे एचआईवी और अनचाहे गर्भ का खतरा, वही है मुकद्दर का सिकंदर। तो भाई मैं ये कहानी तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? ये बताने के लिए इस कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर भी मुकद्दर के सिकंदर निकले। इनके बीच कभी वॉर तो नहीं हुई, पर हमेशा वॉर की तैयारी में लगे रहे। इस तैयारी में अपने वेपन्स डेवलप करते, वेपन्स का स्टॉक इंक्रीज करते। जब यूएसए अपने वेपन्स इंक्रीज करता, टैंक बनाता, मिसाइल बनाता, वॉरशिप बनाता, तो ये देख यूएसएसआर भी सेम करता। फिर यूएसए देखता, अरे भाई यूएसएसआर ने अपने वेपन्स बढ़ा लिए, हम भी बढ़ाएंगे। तो यही बढ़ने बढ़ाने का सिलसिला चलता रहता। एक टाइम दोनों के समझ में आ गया, भाई ऐसे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो दोनों ने अपनी समझ और कोलैबोरेशन से आर्म्स कंट्रोल लाए। अब आर्म्स कंट्रोल में उन्होंने अपने न्यूक्लियर और कुछ नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट कर दिया कि भाई इस स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा वेपन्स नहीं होंगे दोनों के पास। इसमें इन्होंने 3 ट्रीटी साइन करी। 1963 में लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब इस कोल्ड वॉर में इंडिया की क्या पोजीशन थी? इंडिया किसकी तरफ था? उस टाइम पर अपने प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दोनों यूएसए और यूएसएसआर इंडिया को अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं। यूएसएसआर वाले कहते हैं हमें ज्वाइन कर लो, रशियन दिलवाएंगे और 6,000 भी नहीं लेंगे। अमेरिका वाले बोलते हमारे यहाँ आ जाओ, असली नोटी अमेरिका दिखा देंगे पर अपने पंडित जी थे सख्त लौंडे, बोले तुम दोनों यहाँ से निकलो, हम किसी की साइड नहीं है, हम अपना अलग चलेंगे। उनका मानना था कि हम क्यों इन सुपर पावर्स के कलेशों में अपने देश की प्रोग्रेस को हैम्पर करें। तब देश नया नया आज़ाद हुआ था और गरीबी बहुत थी। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है और यूएसए यूएसएसआर चाह रहे हैं कि हम उनके लिए वॉर लड़ें, उनको अपने रिसोर्सेज दें। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं थी, बल्कि कई और देशों की भी थी। तो इन सब देशों ने मिलकर बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। इस NAM को बनाने वाले 5 लीडर्स थे, जिनको NAM का फाउंडर्स भी माना जाता है। तो कौन थे ये 5 फाउंडर्स? पहले अपने भारत के जवाहरलाल नेहरू, दूसरे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, तीसरे इजिप्ट के गमाल अब्देल नसर, चौथे इंडोनेशिया के सुकार्नो और 5वें घाना के क्वामे नक्रुमा। NAM की पहली समिट 1961 में सर्बिया की बेलग्रेड में हुई। लास्ट ईयर CUT में इसी पर सवाल आया था। NAM के 4 फाउंडर्स के नाम दे रखे थे और उनकी कंट्रीज से मैच करना था। और दूसरा कि पहली NAM की समिट कहाँ हुई थी। CUT के पर्सपेक्टिव से ईयर इंपॉर्टेंट है, नेटो कब बना, वॉर्सो पैक्ट कब हुआ, आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी कब हुई, वगैरह वगैरह। तो ये सब नोट डाउन कर लेना। लास्ट NAM की समिट अभी जनवरी 2024 में हुई थी, युगांडा की कैपिटल कंपाला में। इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ज़्यादातर लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, जिनका मानना था कि भाई पहले हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कर लें। पर ऐसा नहीं था कि नॉन अलाइंड कंट्रीज इस कोल्ड वॉर से आइसोलेटेड थी, और ना ही न्यूट्रल कि हमें कोई मतलब नहीं इस कोल्ड वॉर से, तुम लड़ो, हम तो बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे। या आग लगा रहे हैं, यूएसए को बोल रहे हैं हो भाई मैं नहीं चाहता न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देता बल्कि इंडिया और बाकी नॉन अलाइंड कंट्रीज वॉर रोकने में लगी हुई थी और मीडिएटर का काम करती थी। 1950 से 1953 तक चले कोरिया वॉर का मीडिएटर भारत था।
कोरिया वॉर सुपर पावर्स का प्रॉक्सी वॉर था, जिसमें यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया की तरफ और यूएसए साउथ कोरिया की। एज ए लीडर ऑफ एनएम, भारत बाकी कंट्रीज को भी इस मूवमेंट में ज्वाइन करवाने की कोशिश करता है, जिससे कोल्ड वॉर बढ़े ना और खत्म हो जाए। पर कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि भाई इंडिया दोगला था। एक तरफ तो वो नॉन अलाइनमेंट की बातें करता और दूसरी तरफ वो सोवियत यूनियन की तरफ टिल्टेड था। 1971 में इंडिया ने सोवियत के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी। देखो भाई, इंडिया और रशिया बहुत पुराने दोस्त हैं। आज भी रशिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रशिया इंडिया के साथ तब भी खड़ा था जब कोई और नहीं था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब यूएसए और यूके पाकिस्तान की मदद के लिए आ रहे थे, तो इंडिया के लिए कौन आया? रशिया। आज बेशक इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं, पर इंडिया और रशिया की दोस्ती काफी पुरानी है। तुम कितने ही नए दोस्त बना लो, पर पुराने दोस्त अलग ही होते हैं। पर इंडिया ने कभी वायलेंस और वॉर को सपोर्ट नहीं करा। जब पिछले साल यूएन में रशिया यूक्रेन वॉर पर रशिया की इन्वेजन को कंडेम करने के लिए वोटिंग हुई, तब इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं करा, ना ही सपोर्ट में करा। इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। तुम अपने पुराने दोस्त के खिलाफ तो नहीं जाओगे, पर उसको एडवाइस भी तो सही दोगे। तो भाई, तुम्हारी दोस्ती भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो इसी ज्ञान के साथ चैप्टर हुआ खत्म। अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये कोल्ड वॉर एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। BKB